सीएम धामी ने सचिवों और महानिदेशक सूचना के साथ की बैठक। सीएम धामी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा पेंशन मामले पर निर्णय लेने पर कोई। मसूरी लंढौर के पास हुआ भूस्खलन। कर्णप्रयाग में हाईवे बंद होने से फंसे यात्री। शहर में लगातार जारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। केदारनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सरकार को दिए सुझाव। कांग्रेस नेता ने इस पर 3 सवाल सुझाव के रूप में लिए। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। अब बाधा होगी दूर। उड़ेरा यूपीसीएल के प्रस्ताव के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कराएगा उपलब्ध। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव लटकने की फिर संभावना बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजने के फैसले से जल्द चुनाव की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने और विधेयक के मंजूर होने के बाद ही चुनाव का रास्ता खुलेगा। बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म हो चुका है। तब से निकायों में प्रशासक तैनात हैं। जून में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। दूसरी ओर हाईकोर्ट का सरकार पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव है। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर संशय के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये बादल और घने होते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मौजूदा परिस्थिति में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजने के फैसले से जल्द चुनाव की संभावनाएं कम हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने और विधेयक के मंजूर होने के बाद ही निकाय चुनाव का रास्ता खुलेगा। वहीं प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 1 महीने में देनी है। इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने और विधानसभा से विधेयक का पारित कराने को विशेष सत्र बुलाना होगा। हालांकि सरकार का दावा है कि वो निकाय चुनाव के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष सत्ता पक्ष पर निकाय चुनाव से बचने का आरोप लगा रहा है। जब हम लोग विधानसभा में चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारी खामियां हमको जो ओबीसी का सर्वे हुआ उसमें दिखाई पड़ी और उसको लेकर लगभग सत्ता पक्ष के भी सभी विधायकों ने ये कहा कि मामला प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और आज वो सौंप भी दिया गया है। तो प्रवर समिति में वो सारी प्रक्रिया जो इसमें अपनाई गई है उसकी पारदर्शिता कितनी उसमें अपनाई गई, क्या उसके मानदंड रखे गए, तो वो सारा एक स्टडी का विषय है। जब प्रवर समिति में विषय आएगा तो पूरा स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे उसमें उसको अप्रूवल देना चाहिए या उसको नए सिरे से करना चाहिए, तो उसके बाद ही जाके कहीं आगे की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरकार लगातार 9 महीने से झूठ बोल रही है। तय समय पे चुनाव होने चाहिए थे, तब आपने यहाँ पर प्रशासक बिठाए। विपक्ष तब भी चाहता था कि तय समय पे चुनाव हो और 6 महीने बाद जब प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो गया फिर आपने जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया और माननीय हाईकोर्ट में पहले भी हल्फनामा दिया था कि हम समय पे चुनाव कराएंगे और अब फिर से माननीय हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया है कि 25 अक्टूबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे। और दूसरी ओर विधानसभा में आपने जो है नगर निकाय संशोधन विधेयक ला करके प्रवर समिति को सौंप दिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार निकाय चुनाव से भागना चाहती है और बहाने तलाश रही है चुनाव से भागने का। क्योंकि निकायों की स्थिति आप देख लीजिए, वहां पर विकास के काम आपने पिछले 7 सालों में किए नहीं है। नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं सुधरा है, सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, जगह जगह जल भराव की स्थितियां हैं, कहीं भी नए पार्क नहीं बने हैं, पुराने पार्कों की हालत भी बहुत खराब स्थिति में है। तो जनाक्रोश है और जनाक्रोश को देख के ही बार बार जो है चुनाव टालने का बहाना तलाशा जा रहा है और अब जो नगर निकाय संशोधन विधेयक है उसको भी जानबूझ करके लटकाया गया है। हमने नगर निकायों के लिए हमारे प्रभारी हैं जयप्रकाश उपाध्याय जी लगातार पूरे प्रदेश में जनपदों में जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, नगर अध्यक्षों से अपने संपर्क साध के निकायों की तैयारी के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है
और हमने एक और प्रयास किया है जिसका संज्ञान मैं आपको देना चाहूँगा। अभी जो है हमने 8 तारीख को जितने भी हमारे समान विचारधारा वाले संगठन हैं, गैर राजनीतिक छात्र संगठन हैं, बेरोजगार संगठन हैं, समसामयिक विषयों के चिंतक पुरुष जितने भी हैं, सभी संगठनों को हम एक मंच में लाके निकाय चुनाव में एक नया ऑप्शन जनता के बीच में रखना चाह रहे हैं। और 8 तारीख को हमारी उसमें बैठक होगी, आगे की रूपरेखा उसमें तय होगी, रणनीति तय होगी और उसमें हम एक संयुक्त रूप से एक मंच के माध्यम से, एक मोर्चे के माध्यम से नगर निकाय चुनाव में जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद ही धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। वहीं अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी का दावा कर रहे हैं। निकाय का चुनाव नवंबर 2023 में कार्यकाल पूरा हो गया था और तब से उसकी तैयारियां चल रही हैं और सरकार के द्वारा पूरी तैयारी वर्तमान समय में कर भी ली गई है। लेकिन अभी गैरसैंण के अंदर जो विधानसभा का सत्र हुआ है, अब उस सत्र में कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न ओबीसी के आरक्षण के संबंध में उठाए गए हैं, उन प्रश्न उठाने के बाद विधानसभा के द्वारा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का जो विषय है वो प्रवर समिति को भेजे जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार जो अभी तक की व्यवस्था है आरक्षण की, कि व्यक्ति को अपने प्रदेश के भीतर ही आरक्षण मिलता है। और जानकारी ये मिली है कि ओबीसी आयोग जो एकल सदस्य आयोग बना था, उन्होंने जो रेंडम सर्वे किया है और उसके आधार पर जो ओबीसी की जनसंख्या उत्तराखंड के अंदर मानी है, उसमें दूसरे प्रदेशों से आए हुए ओबीसी समुदाय की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान और लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रह गया। साफ तौर पर संविधान में अंकित है कि निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले से गतिविधियां शुरू हो जानी चाहिए। नए टर्म के लोगों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, चाहे वो आरक्षण है, चाहे वो परिसीमन है, ये सारी चीजें समय रहते कर ली जानी चाहिए। लेकिन इनको पूरा अंदेशा है कि ये इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, निकाय और पंचायत चुनाव होंगे, इसलिए लगातार ये पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं निकाय और पंचायत चुनाव को। और केदारनाथ उपचुनाव की भी तारीख अभी तक घोषित ना होना ये बात बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनों की ही सताई हुई है और भयग्रस्त है। गत जब सरकार थी त्रिवेंद्र जी की, तो उस समय भी नगर निकायों को चुनाव के लिए बार बार न्यायालय को संज्ञान देना पड़ा, हाईकोर्ट को संज्ञान देना पड़ा। और अभी भी ये सरकार का निकम्मापन है कि उसमें परिसीमन से लेके, उसमें रिजर्वेशन से लेके बार बार नगर निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि हरिद्वार का उपचुनाव जो हुआ था विधानसभा का और चमोली जनपद में जो उपचुनाव हुए थे, उसकी हार को देखते हुए ये कहीं ना कहीं निकायों में भी अपनी हार को समझ रहे हैं और कहीं टालम टाला ये की जा रही है। इसमें भले ब्यूरोक्रेट्स की भी एक लापरवाही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की तब लापरवाही होगी कि ऊपर का जब आका जो है उसको सही ढंग से डायरेक्शन दे और समय सीमा उस पर सुनिश्चित करे। लेकिन लग रहा है कि मुख्यमंत्री से लेके जो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं और बाकी जितना भी है पूरा सिस्टम हो रखा है इस समय, उनकी हीला हवाली के कारण आज नगर निकाय चुनाव जो है देर के ऊपर देरी से होती जा रही है। और अभी तक ये कई बहाने बनाते जा रहे हैं, कभी परिसीमन का बहाना है, कभी ओबीसी का बहाना है, कभी कोई बहाना, कुछ न कुछ बहाना लेके जा रहे हैं, जो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अविलंब नगर निकाय चुनाव करानी चाहिए। कुल मिलाकर मौजूदा परिस्थिति में एक बार फिर नगर निकाय चुनाव लटकने की पूरी संभावना है। विधेयक प्रवर समिति को भेजने के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ऐसे में 5 सितंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम हो गई है और इसमें हाईकोर्ट की ओर से क्या रुख अख्तियार किया जाता है, इस पर सभी की नजर है। इसके अलावा भी देखना होगा कि क्या धामी सरकार विशेष सत्र बुलाती है, आखिर सरकार कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखेगी, आखिर क्यों सरकार ने समय रहते निकाय चुनाव नहीं कराए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ते आगे खबरों में, दिल्ली के बौराड़ी में केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य रुकवा दिया गया, लेकिन
कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम से ले जाई गई शिला को वापस लाने व ट्रस्ट द्वारा अब तक किए गए एकत्रित चंदे को बीकेटीसी में जमा करवाने की मांग की है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस से सवाल किया कि फरवरी 2015 में जब गणेश गोदियाल बीकेटीसी के अध्यक्ष व हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तब मुंबई के बसई में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया, जो आज तक दुनिया भर से चंदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले इसका जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा बंबई के बसई में जो बद्रीनाथ मंदिर का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया, जिस समय के श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस जवाब दे कि उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का शिलान्यास क्यों बंबई के अंदर किया था। दूसरी बात, उसके लिए जो ट्रस्ट बना हुआ है, उसके लिए जो समिति बनी हुई है, वो पूरे विश्व भर से बद्रीनाथ मंदिर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है कांग्रेस के संरक्षण में। सबसे पहले कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए, गणेश गोदियाल जी को इसका जवाब देना चाहिए, हरीश रावत जी को इसका जवाब देना चाहिए, तब उनकी नैतिकता बनती है वो किसी दूसरे से सवाल पूछ सके। देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में जनपद सहित विभिन्न क्षेत्रों से आई सैकड़ों पार्टी कार्यकर्तियों ने एसएसपी कार्यालय के समक्ष पुलिस व भाजपा सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएसपी कार्यालय कूच करते समय पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को पार करते समय रौतेला सहित कई नेत्रियों के पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई, जिस पर सभी महिलाओं ने एसएसपी कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। की जो अरेस्टिंग हुए उनके मदर फादर गैर फ्रेंड कहते हैं कि वो 4 बच्चों के साथ रेप करा, उसमें अरेस्टिंग हुई है 6 बच्चों के साथ रेप और भी पीड़ितों का नाम आ रहा है। ठीक है, पेट में लाने मारी है, बताओ पेट में भी लात मारी है, हाथ में भी चोट लगी। क्या नाम है आपका? चलो होना चाहिए। और जो तस्लीम वाला केस है उसमें ये कह रहे हैं कि जो अरेस्टिंग हुए, जो उनके मदर फादर गैर फ्रेंड कहते हैं कि वो 4 बच्चों के साथ रेप करा, उसमें अरेस्टिंग हुई है 6 बच्चों के साथ रेप और भी पीड़ितों का नाम आ रहा है। ठीक है, पेट में लाने मारी है, बताओ पेट में भी लात मारी है, हाथ में भी चोट लगी। क्या नाम है आपका? चलो होना चाहिए। और जो तस्लीम वाला केस है उसमें ये कह रहे हैं कि जो अरेस्टिंग हुए, जो उनके मदर फादर गैर फ्रेंड कहते हैं कि वो 4 बच्चों के साथ रेप करा, उसमें अरेस्टिंग हुई है 6 बच्चों के साथ रेप और भी पीड़ितों का नाम आ रहा है। ठीक है, पेट में लाने मारी है, बताओ पेट में भी लात मारी है, हाथ में भी चोट लगी। क्या नाम है आपका? चलो होना चाहिए। और जो तस्लीम वाला केस है उसमें ये कह रहे हैं कि जो अरेस्टिंग हुए, जो उनके मदर फादर गैर फ्रेंड कहते हैं कि वो 4 बच्चों के साथ रेप करा, उसमें अरेस्टिंग हुई है 6 बच्चों के साथ रेप और भी पीड़ितों का नाम आ रहा है। ठीक है,
पेट में लाने मारी है, बताओ पेट में भी लात मारी है, हाथ में भी चोट लगी है। क्या नाम है आपका? जया जी। आप चलो होना चाहिए। और जो तस्लीम वाला केस है उसमें ये कह रहे हैं कि जो अरेस्टिंग हुए, जो उनके मदर फादर गैरसैंण पे आए थे कि वो 4 बच्चों के साथ रेप करा, उसमें अरेस्टिंग हुई है 6 बच्चों के साथ रेप और करा। भी पीड़ितों का नाम आ रहा है, ठीक है। पेट में लाने मारी है। खबर उत्तराखंड में, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल पिथौरागढ़ क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते पर ओम पर्वत पड़ता है, जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। ओम पर्वत की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें ओम पर्वत पर ओम दिखाई नहीं दे रहे हैं और पर्वत काला पड़ गया है। इससे सनातन धर्म से जुड़े लोगों के साथ ही पर्यावरण वैज्ञानिक भी चिंतित नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की व्यास घाटी में स्थित ओम पर्वत 5900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित नाभि ढांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। ओम पर्वत एक ऐसा खाली पर्वत है जो जिसका रंग आपको काला या नीला सा दिखता है दूर से, बहुत दूर से। उसके निकट तक बहुत कम लोग गए हैं कि वो एक घाटी में, उसमें ऐसी घाटी की रचना बनी हुई है, भौगोलिक स्थिति बनी हुई है कि जब उसमें बहुत ज्यादा बर्फ हमेशा पड़ी रहती है, बर्फ फंसी रहती है, तो उसमें ओम की आकृति बन जाती है। हालांकि इसमें किंवदंतियां हैं कि जब पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे थे तो भीम जी ने उस पर भगवान शंकर की प्रशंसा करने के लिए ओम लिख दिया। हम उस पर नहीं जाएंगे। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि एक भौगोलिक एक संरचना में जब बर्फ से भर जाता है वो, तो वो उसकी आकृति ओम अक्षर की जैसी दिखती है। ये सत्य है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि निरंतर वो कई सौ वर्षों से दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वो गर्मी में अभी नहीं दिख रहा हो। ओम छोटा बड़ा घटना बढ़ता रहता है। ये इस पर निर्भर करता है कि इस वर्ष शरद ऋतु में कितनी बर्फ पड़ी थी और उस बर्फ का क्षेत्रफल क्या था। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हर की पौड़ी मैदान में नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका के निस्तारित होने तक मैदान में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी करते हुए नगर निगम हरिद्वार से जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी जयप्रकाश बड़ोनी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा तट किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है, जिससे हरिद्वार में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान हजारों की संख्या में हर की पौड़ी में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि मेलों में भारी भीड़ के दौरान हादसों से बचने और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए गंगा घाट को पार्किंग स्थल बनाया जाना न्यायोचित नहीं है। हरिद्वार में स्थित एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जेपी बडौनी जी, वो याचिका करते हैं जिन्होंने ये याचिका डाली थी। हरिद्वार हर की पैड़ी के पास एक लौता ओपन स्पेस एक ग्राउंड है रोड़ी बेलवाला के नाम से, जो क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल के काम आता है। भले वो कुंभ हो या फिर कोई महाशिवरात्रि हो या कांवड़ मेला हो, तो वो एक लौता ओपन स्पेस है हर की पैड़ी मंदिर के पास। तो लेकिन जो नगर पालिका है हरिद्वार की, वो वहाँ पे एक पार्किंग कंस्ट्रक्ट करना चाहती है
जो कि नहीं कर सकती, क्योंकि पहले भी राधा कृष्ण अग्रवाल कमेटी ने एक अपनी रिकमेंडेशन दी थी जब स्टैम्पीड हुई थी 1996 में, जिसमें 22 लोगों की डेथ हो गई थी, कि कोई भी बेदिंग एरिया जो घाट्स होते हैं वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो उसको लेके जनहित याचिका थी। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें एक स्टे ऑर्डर दिया है। बढ़ते आगे खबरों में, हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर फिर से एक बड़ा भू धसाव हुआ। अचानक सड़क का एक हिस्सा पानी की रिसाव के कारण धंस गया, जिससे यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। 1 महीने पहले भी वर्कशॉप लाइन में इसी तरह सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसे रिपेयर करने के लिए काफी समय तक यातायात डाइवर्ट किया गया। प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग की नहरें काफी पुरानी हो चुकी हैं, जिनमें लगातार इस तरह से धंसाव हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि सिंचाई विभाग ने नैनीताल रोड पर हुए धंसाव को रिपेयर करने के लिए काम शुरू कर दिया। इसके अलावा सिंचाई विभाग वर्षों पुरानी नहरों को दोबारा से सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही शहर में अंडरग्राउंड सर्वे कराया जाएगा, जिससे कि धरातल की स्थिति का पूरा पता चल सके। हमारी एक जमरानी की नहर है और इसमें कल शाम को धंसाव की सूचना मिली थी। उसके बाद से विभाग ने इसको टेकअप किया है और आज इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि स्लैब जो है वो सुरक्षित है, मात्र उसकी जो दीवार है उसमें नुकसान हुआ है। तो 3 से 4 दिन में ये अपनी जगह रिस्टोर कर दिया जाएगा। सर, इसके अलावा कोई और जांच भी आप करा रहे हैं ऐसे अंदरूनी, आगे कोई और दिक्कत ना हो? नहर भी बगल से जा रही है, कई जगह सड़कें भी धंसी है पुरानी। हमारे शहर में देखिए बहुत सारी नहरें हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं। बीच में कालांतर में इनको समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कवर कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया जा रहा है कि वो इसका परीक्षण कर लें, यदि कहीं पर मरम्मत या सुधार की आवश्यकता है तो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्टोन क्रेशरों का अवैध खनन एवं भंडारण पर लगाए गए करीब 50 करोड़ से अधिक जुर्माने को माफ कर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सचिव खनन उत्तराखंड सरकार से 3 सितंबर को जांच रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता चोर लगिया नैनीताल निवासी भुवन पोखरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि साल 2016 और 17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा कई स्टोन क्रैशरों का अवैध खनन व भंडारण का जुर्माना करीब 50 करोड़ से अधिक रुपया माफ कर दिया गया। जिलाधिकारी ने उन्हीं स्टोन क्रैशरों का जुर्माना माफ किया जिन पर जुर्माना करोड़ों में था, जिसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी औद्योगिक विभाग उत्तराखंड द्वारा कहा गया कि लोक प्राधिकार के अंतर्गत ये धारित नहीं है। नैनीताल जनपद में अवैध खनन भंडारण, अवैध खनन स्टॉकेज और अवैध खनन के पट्टों पर जो जुर्माना राशि होती है वो लगभग 50-60 करोड़ रुपया, उसको जो है विधि संगत नियमों के विरुद्ध और लोक प्राधिकार के विरुद्ध उसको जीरो कर दिया, समाप्त कर दिया 2016-17 में तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल ने। तो मेरे द्वारा RTI के तहत सारी रिपोर्ट्स को एकत्रित किया और औद्योगिक सेक्रेटरी के ऑफिस से मांगा कि भाई क्या आपके लोक प्राधिकार में किसी DM को खनन का जुर्माना जीरो करने, समाप्त करने या राज्य के राजस्व को जीरो करने, उसे नुकसान पहुंचाने का अधिकार है। तो औद्योगिक विकास के यहाँ से मेरे पास जो रिपोर्ट आई उसमें साफ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड राज्य के औद्योगिक विकास अनुभाग के लोक प्राधिकार में ऐसा कोई नियम ही धारित नहीं है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जुर्माने को जीरो करने या समाप्त करने का अधिकार हो। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर।